अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स फॉर एवर पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं अरीशा का एक और नावल असीर इश्कम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। असीर इश्कम बाय अरीशा। रहम करे, मेरी बच्ची मासूम है, इसका कोई कसूर नहीं है। गलती मेरे बेटे ने की है, मैं खुद इसे गोली मार दूंगा। साईं, मेरी बच्ची पर जुल्म ना करें। दीन मोहम्मद इसके पैरों में गिरा इल्तिजा कर रहा था जब शाह गुस्से से अपने पैर झटकते हुए इसके कंधे पर लात मारते इसे पीछे को गिरा चुका था। अगर तुम अपने बेटे को संभाल सकते दीन मोहम्मद, तो वो मेरे घर की इज्जत पर आंख उठाने की गलती कभी ना करता। इसको तो मैं खुद चीरूंगा, गोली मार के इतनी आसान मौत नहीं दूंगा इसे। मेरे घर की इज्जत पर बात की है इसने। शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी से निकाह परवा रहा हूं मैं, वरना जो तुम्हारे बेटे ने किया है अगर मैं करता तो सोचो क्या होता। जब तक मेरी बहन और तुम्हारा बेटा नहीं मिल जाते तब तक तुम्हारी बेटी मेरे निकाह में रहेगी। इन दोनों को अपने हाथों से जमीन में गाड़ कर तुम्हारी बेटी को तलाक दूंगा। आकर ले जाना, आकर ले जाना अपनी बेटी को, अगर जिंदा बच गई तो। वो एक पैर इसके कंधे पर रखता इसे पीछे की तरफ धकेलता दीन मोहम्मद की बेटी को घसीट कर ले गया था। दीन मोहम्मद फूट फूट कर रो रहा था। वो झिरके के फैसले के सामने बेबस था। अपनी मासूम बेटी इन जल्लादों के हाथों वो खुद ही बर्बाद करने जा रहा था। निकाहनामे पर अपनी बेटी को दस्तक करने की जगह बताते हुए इसका दिल जैसे फट जाने को था। शाह हवेली का शाहवीर सिकंदर शाह कितना जालिम था सब लोग जानते थे। जब से इसने सियासत में कदम रखा था जैसे इसकी हुकूमत चलने लगी थी। अपना सिक्का मनवा लिया था इसने। दुनियावी दिखावे के लिए अपने गांव में भी काफी काम करवा चुका था, लेकिन इसका मकसद सिर्फ हुकूमत थी। इसे हर चीज अपनी मलकियत में अच्छी लगती थी, लेकिन इसकी हकीकत से जैसे गाँव का बच्चा बच्चा वाकिफ था। वह गुरूर का चलता फिरता मुजस्मा था। जहाँ जाता था वहाँ के लोग इसके नाम से भी कामते थे। गुस्से का इतना तेज था कि बाप की दूसरी शादी की खबर सुनकर अपने ही बाप पर गोली चला दी थी, वो भी सिर्फ 10 साल की उम्र में। और ऐसे शख्स को दीन मोहम्मद सिर्फ इसलिए अपनी बेटी दे रहा था क्योंकि इसके अपने बेटे ने शाह की सुतेली बहन को घर से भगाकर इसकी इज्जत को दागेदार किया था। इसे अपनी बहन से कोई मोहब्बत नहीं थी, वो तो इसे भी जिंदा जमीन में गाड़ देने का इरादा रखता था। लेकिन इससे पहले वो इसके बेटे को सजा देना चाहता था। मुमकिन था कि इसका बेटा जिस तरह किसी के घर की इज्जत भगा कर ले गया है, इसी तरह ये खबर मिलते ही इसकी अपनी बहन को बर्बाद किया जा रहा है वापस आ जाए। अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम फरमा, वो बेकसूर है, इसने कुछ भी नहीं किया। इसको बेमौत मारा जा रहा है। जियान तू मर क्यों नहीं गया? मैं तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा कहता था, तूने तो अपनी ही बहन को बर्बाद कर दिया। दीन मोहम्मद सर पर हाथ मारता ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा था, जबकि शाह ने इसके बहनों को नजरअंदाज करते हुए अपनी मनकुहा का बाजू थाम चुका था। नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ, छोड़िए मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आपका कसूरवार मेरा भाई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपकी बहन इसके साथ भागी है। चटक। इसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब इसके मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ इसका जबड़ा हिलाकर रख चुका था। एक लफ्ज मत बोलना लड़की, वरना जबान गद्दी से खींच लूंगा। जब तक तुम्हारा भाई मेरी बहन को वापस नहीं करता तब तक तुम मेरे निकाह में रहोगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा भी नहीं। तुम्हें चंद दिन के मेहमान हो शाह के बिस्तर पर, क्योंकि मुमकिन है कि अपनी बहन और तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हें भी तुम्हारी सांसों से आजाद कर दूं। वो गुस्से से इसे खींचता अब की दफा इसका बाजू छोड़ते हुए इसे सर के बालों से पकड़ चुका था, और वो मासूम लड़की इसके साथ खींचती चली जा रही थी। दीन मोहम्मद की बेने और पीटना इसे दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? कोठे पर? अरे मैं इस तरह की शौक नहीं रखता यार, मुझे तो लगा था कि किसी काम की जगह पर लेकर जाओगे, मेरा स्ट्रेस दूर होगा, टेंशन कम होगी, लेकिन तुम तो मुझे कोठे पर ले आए हो। वो मायूस होता वापस जाने लगा जब इसके दोस्त ने इसका बाजू पकड़कर इसे सीढ़ियों से ऊपर खींचा था। अरे चल जानी, यहाँ दुनिया की सबसे हसीन औरतें हैं। वो इसे जबरदस्ती घसीट कर ऊपर ले आया था। ये लाहौर का बहुत बड़ा इलाका हीरा मंडी था, जो एक जमाने से मशहूर था। इसे जबरदस्ती अंदर लाते हुए इसने इसे एक तकिए के साथ जबरदस्ती बिठाया था। यार मुझे इस तरह की चीजों में दिलचस्पी नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये मेरा टेस्ट नहीं है। वो उठने लगा कि इसका दोस्त ने दोबारा से इसे बिठा दिया था। अरे यार 10 मिनट तो रुक, अगर अच्छा नहीं लगा तो वापस चलेंगे, वो जैसे वादा कर रहा था। वो बदमजा से ये सब कुछ देखने लगा। जब रक्स शुरू हुआ, कहीं लड़कियां नाच गाना करती अपनी ही मस्ती में मगन थी, और फिर जैसे ये सब कुछ रुक गया, सामने वाले कमरे से सुर्ख रंग के लहंगे में चेहरे पर पर्दा की एक लड़की बाहर निकली थी। वो कदम उठाती जैसे हर किसी के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। इसकी निगाहें इस मंजर के साथ जैसे बंद गई थी। वो निगाह हटा नहीं पाया था, हालांकि इसके चेहरे पर निकाब था, लेकिन फिर भी इसकी आंखें जादू कर गई थी। वो कितनी ही देर इन सब के सामने रक्स करती रही, इसके चेहरे से पर्दा न हटा था, और फिर जैसे अपना काम खत्म करके वो अंदर चली गई। लोग नोटों की बारिश कर रहे थे, जबकि इस शख्स की दुनिया तो इस लड़की के जाते ही रुक चुकी थी। 8 साल की वो मासूम बच्ची अपने बाप की लाश पर बिलक बिलक कर रो रही थी। इसे बस इतना पता था कि माँ के जाने के बाद इसका बाप भी इसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। अभी 1.5 हफ्ता पहले यहाँ से एक लाशा उठा था, और वो लाशा इसके ताया का था। इनके बच्चे भी बुरी तरह से रो रहे थे, तड़प रहे थे, और आज वो रो रही थी जिस मशन पे
जिस मिशन पे ताया और उसके बाबा गए थे, इस मिशन में वो मुल्क को तो सरखरू कर आए थे, लेकिन खुद अपने कदमों पर वापस लौट कर ना आए थे। बाहर फायरिंग हो रही थी। इसके बाप की शहादत को बहुत शान और शौकत से मनाया जा रहा था। इसके बाप का लाशा पाकिस्तान के झंडे में कैद था, जबकि वो अंदर बैठी बिलक बिलक कर रो रही थी। माँ तो इसे पैदा करते ही मर गई थी और आज इसका बाप भी दुनिया पर जान निसार कर चुका था। लेकिन इसका क्या, अहमद का क्या, हाँ इसका क्या, वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, किसके लिए जिएंगे। ना तो बाप रहा था और ना ही माँ रही थी। अभी इसकी दादी आई थी जो इसे कह रही थी कि फख्र करो कि तुम्हारा बाप वतन पर शहीद हो गया है। लेकिन इस 8 साल की बच्ची को क्या पता कि फख्र करना किसे कहते हैं। इसे तो इसका बाप जुदा हो चुका था। अभी 3 हफ्ते पहले ही की बात थी जब इसका बाप इसे इजाजत मांगने आया था कि वो अपने मिशन पर जाएगा। वो बहुत रोई थी, मना किया था, बाबा मत जाओ। और फिर इसके बाबा ने इसे वादा किया था कि वो इसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे, बहुत सारी गुड़िया, बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे। लेकिन अब तो इसका बाप भी वतन के झंडे में लिपटा हुआ आया था। वो किससे तोहफे मांगे, किससे अपनी गुड़िया मांगे, किससे अपने खिलौने मांगे। कोई इसकी तकलीफ नहीं समझ रहा था, कोई इसका दर्द नहीं समझ पा रहा था। हाँ, कोई इसका दर्द, कोई इसकी तकलीफ नहीं समझ रहा था। चलो बेटा, अपने बाप का आखिरी दीदार कर लो। दादी बड़ी हिम्मत वाली थी। इसके कमरे में वो 5 दफा आई थी। इसके कमरे में वो 5वीं दफा आई थी। इनका बेटा शहीद हुआ था। इनके चेहरे पर दुख की परछाइयां तक नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि 2 हफ्ते पहले वो अपने एक और बेटे को मनो मिट्टी तले दफना चुकी थी। इतनी हिम्मत, इतना हौसला, क्या बेटे वतन पर जानिसार करने के लिए पैदा किए थे। अगर वो शऊर रखती तो आज अपनी दादी से ये सवाल जरूर करती, दादी मेरे बाबा को जमीन के नीचे दफना देंगे। वो दादी के सीने से लगती सवाल करने लगी थी। हाँ मेरी बच्ची, ये तो हर मुसलमान के साथ किया जाएगा। वो जब बुलाता है तब जाना पड़ता है। और तेरा बाप तो शहीद हुआ है। तेरा बाप तो जिंदा है, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरता। दादी से समझा रही थी, लेकिन वो इन्हें क्या समझाती। इसका बाप मरे या जिंदा रहे, इसका बाप इसके पास तो नहीं था ना। दादी से बाहर जबरदस्ती लेकर आई थी, जहां पर न जाने कितने आर्मी यूनिफॉर्म वाले लोग थे। दादी ने इसे थाम कर अपने सीने से लगा रखा था। अपने बाप की लाश पर वो बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि पास खड़ा इसका 16 साल भाई भी हौसले के साथ खड़ा था। हाँ, वो इसकी तरह जज्बाती नहीं सा, इसे अपने बाप की शहादत पर फख्र था, जिसने अपने मुल्क पर अपनी जान निसार कर दी थी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा कसूर मेरे भाई का है। आप इनको सजा दीजिए ना। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपकी बहन को जानती तक नहीं हूँ साईं। बाबा खुद सजा देंगे भाई को, आपकी बहन मिल जाएगी वापस। खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। वो इल्तिजा कर रही थी, इसे रहम की भीख मांग रही थी। लेकिन यहाँ कौन इस पर रहम करने वाला था। वो तो गुस्से से जैसे हर हाथ पर कर जाने को था। अपनी वहशतज़दा निगाहों से इसे देखते हुए इसे घसीट कर कमरे में लाया था और फिर इसे बेड पर फेंकते हुए अपने कंधों से अजरक उतार कर दूर फेंकी थी। ये आंसू बहाना बंद करो, तुमने कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने इस हवेली की बुलंद दीवारों को फलांगने की कोशिश की है और इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। अरे शुक्र करो कि मैंने तुम्हें निकाह में लिया है, वरना तुम्हारा भाई तो मेरी बेगैरत बहन को घर से भगा कर ले गया है। ना जाने इसने किस तरह का तलक बनाया होगा। इस घटिया जलील लड़की ने मेरे खानदान की नाक कटाई है। मैं इसे जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा, लेकिन बचोगी तुम भी नहीं। जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिल जाता तब तक इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और दुआ करो कि तुम पहले ही मर जाओ, क्योंकि अपने भाई की मौत अपनी आंखों से देख नहीं पाओगी तुम। वो गुस्से से कहता हुआ इसके ऊपर से चादर हटाकर दूर फेंक चुका था। वो चीखें मारकर खुद को इसकी वहशत से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद ऐसा आज मुमकिन ही ना था। वो एक झटके में इसे बेड पर फेंकता, इस पर साया फकन होते हुए अपनी तमाम तर वहशतें इसके नाजुक वजूद पर उतारने लगा था। इसका अंदाज इंतहाई बेरहमी लिए हुए था। वो अपनी तमाम तर वहशतें इसके जिस्म पर लौटाता, इसके जर्रे जर्रे को अपनी वहशत ज़दा कुर्बत से झुलसा कर रख गया था। इसकी चीखें बुलंद कमरे की दरो दीवार को लड़सा रही थी। अपने तमाम हकूक लेकर वो उसे बुरी हालत में छोड़कर चला गया था, जबकि वो सिसकती तड़पती रही थी। लेकिन इस शख्स को इस पर रहम न आया था। इसका वजूद पूरी तरह से बेजान हो चुका था। वो पूरी तरह होशो हवास खो चुकी थी। अब वो मासूम अनछुई कली इसकी वहशी दरिंदगी कहाँ तक बर्दाश्त करती। इसका वजूद रेजा रेजा हो गया था। वो बेहद बुरी हालत में इसके बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि वो अपनी दरिंदगी की छाप इसके वजूद पर छोड़कर वहां से जा चुका था। आशी आशी मेरी बच्ची, दादी बहुत हौसला करके ऊपर आई थी, जबकि वो खिड़की के साथ खड़ी बिल्कुल खामोश थी। आंखों से पानी का एक कतरा भी नहीं बह रहा था। शायद रात से रोडों कर थक चुकी थी। नीचे अहमद को लाए हैं, ज्यादा देर नहीं रखेंगे जनाजा, तू नीचे आ जा, दादी ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। जबकि 17 साला आशी तैयार नहीं थी अपने 26 साला भाई की शहादत पर आंसू बहाने के लिए। वो थक चुकी थी, आंसू सूख चुके थे। वो किस किस की लाशों पर आंसू बहाए। इसका तो पूरा कुंबा ही वतन पर जानिसार हो चुका था। अब तो कोई बचा ही नहीं था। पहले दादा, फिर ताया के 2 बेटे और फिर इसका बाप, और आज इसका इकलौता भाई। वो तो पूरी की पूरी लुट गई थी। कहने को कुर्बान होने वाले वो वतन के जानिसार सिपाही थे, लेकिन वो इसके सहारे थे, इसकी दुनिया थी जो लुट चुकी थी। आशी आपी, अहमद भाई शहीद हो गए, मैं भी आर्मी में जाऊंगा, मुझे भी ऐसे ही झंडे में लिपट कर वापस आना है। जाइम भागकर इसके पास आता, इसके साथ लिपटते हुए बोला था। वो 10 साल का बच्चा भी अपने वतन पर जान निसार करने का हौसला रखता था। नहीं, कोई नहीं जाएगा आर्मी में, और हौसला नहीं है हम में आंसू बहाने का। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। कब तक ये सब कुछ चलेगा। वो हिज़ानी अंदाज में चीखी थी,
जबकि सामने खड़े फौजी इसे चीखते हुए देखकर हैरान हो गए थे। शायद वो इस तरह की किसी बात की उम्मीद नहीं रखते थे। इस घर में शहीदों की कमी नहीं थी और यहाँ हमेशा ही बहुत सब्र और सहारे से हर शहादत को कबूल किया गया था। लेकिन वो मासूम बच्ची जो अपना सब कुछ खो चुकी थी, वो ये सब कुछ कबूल नहीं कर पा रही थी। चले जाओ यहाँ से तुम सब लोग, चले जाओ, नफरत है मुझे तुम सबसे। सब छीन लिया है तुम लोगों ने मुझसे, मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरे दादा बाबा ताया भाई सब कुछ छीन लिया है तुम्हारी वर्दी ने मुझसे। नफरत है मुझे तुम लोगों से, चले जाओ इधर से। वो बिलख कर रोती हुई जैसे पागल हो जाने को थी। दादी ने इसे थामा तो ताई अम्मी भी आगे बढ़ते हुए इसके कंधे से धलकती चादर को इस पर डालती से जबरदस्ती अंदर घसीट कर ले गई थी, जबकि वो रोते रोते न जाने कब इनके बाजू में होशो हवास से बेगाना हो गई थी। जवानों, इस जवान की आखिरी मंजिल का सफर शुरू करना है, चीफ ने इनकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहा था। वो सब एकदम अलर्ट खड़े थे, जबकि इनमें से एक इंसान ऐसा भी था जिसकी निगाहें मुसलसल दरवाजे की तरफ उठी हुई थी जहां से अभी वो लड़की गायब हुई थी। रज्जब आज ही अपनी ड्यूटी से वापस आया था। इस दफा तो 4 महीने का लंबा असर लग गया था इसे घर वापस आते हुए। इसने आते ही घर में रौनक लग गई थी। सारे कजन इसके आगे पीछे इकट्ठे होकर इसे कुछ ना कुछ पूछ रहे थे। छोटा साइम तो इसकी वर्दी देख देख कर खुश होता था। बस इसे आर्मी में जाना था और अपने बाबा की तरह एक बहादुर अफसर बनना था। इनकी तरह शहादत का रुतबा पाना था। वो 10 साल का बच्चा अपने आप में मुल्क पर जाने सर करने का जुनून रखता था। अरे आशी किधर है अम्मी? वो जब से यहाँ पर बैठा हुआ था ये सवाल इसने कोई 10वीं दफा पूछा था, जबकि अम्मी कह देती कि यहीं कहीं है और फिर बात खत्म हो जाती। जबकि रज्जब तो किसी को खुलकर अपने दिल की फीलिंग्स भी नहीं बता सकता था कि इस लड़की को देखे बगैर से सुकून नहीं है। वो अम्मी को अपने दिल का हाल सुना चुका था, इतना ही काफी था। बस अब अम्मी बात को आगे बढ़ा दे। ये आशी किधर रह गई? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। कम से कम 4 महीने के बाद अपने कजन को अपनी शक्ल तो दिखा दे। आता हूँ मैं इससे मिलकर। अब की दफा सख्त का दामन हाथ से छूटा तो वो उठ गया था इनके बीच में से। पहले खाना खा लो, बाकी सब कुछ बाद में। अम्मी ने इसे ऊपर नहीं जाने दिया था, जबकि वो न चाहते हुए भी अम्मी के साथ किचन में आ गया था। अम्मी पहले मुझे ये बताएं कि आपने दादी से बात की है या नहीं? वो इनके साथ किचन में आता सवाल करने लगा था, जबकि वो उसके सवाल पर लब बेच कर रह गई थी। सब्र कर जाओ रजब, इतने तावले क्यों हो रहे हो? अभी 4 महीने पहले इसने अपने भाई को खोया है। इसकी रख रख में आर्मी वालों के लिए नफरत भरी हुई है। तुमसे भी बात करना छोड़ चुकी है क्योंकि तुम आर्मी में हो। अगर अब भी तुम्हारा रिश्ता मांगूंगी तो वो मजीद बदन होगी वर्दी से। तो अजीब सी चिढ़ हो गई है इसे। नहीं बर्दाश्त इसे अपने करीब कोई भी वर्दी वाला। और तुम इस बात को समझने का नाम नहीं ले रहे। सब्र रखो, मैं मौका देकर बात चलाती हूँ। थोड़ा सा सब्र करो। इसे 18 साल का तो हो जाने दो, मैं रिश्ता मांग लूंगी। थोड़ा वक्त दो इसे इन सारी चीजों से निकलने का। माँ बाप को बचपन में ही खो दिया है, अब इकलौता भाई भी दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल इसकी मेंटल कंडीशन समझने की कोशिश करो। अम्मी एक दफा मेरा निकाह परवा दे, मैं इसका सारा मेंटल स्ट्रेस खत्म कर दूंगा। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा, इसे कोई दुख नहीं होने दूंगा। आप बात तो करें दादी से, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। वो 28 साल का जवान इनके कंधे पर अपने सर रखते हुए अपनी फीलिंग्स बयान कर गया था, जबकि अम्मी मुस्कुरा दी थी। वो तो खुद आशी को बहुत पसंद करती थी। वो मासूम तो जान थी इनकी। वो खुद इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी और आशी जैसी मासूम बच्ची बहू के रूप में भला किसी कबूल नहीं होगी। वो ये भी जानती थी कि इनकी ननद भी आजकल में आशी का रिश्ता लेकर आने वाली है। इससे तो पहले ही वो अपनी सास से इस सिलसिले में बात करने का इरादा रखती थी। अल्लाह जी मुझे बचा लीजिए, मैं इस वैशी इंसान से बचा लीजिए। मैं नहीं रह सकती यहाँ। अल्लाह जी मुझे यहाँ नहीं रहना। अल्लाह जी मुझे मेरे अब्बू के पास वापस जाना है, अपनी अम्मी के पास जाना है। भाई ने क्या कर दिया? भाई ऐसा तो नहीं था। अल्लाह जी मुझे लगता है शायद साईं को कोई गलतफहमी हुई है, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं था। वो किसी की बहन बेटी की इज्जत को इस तरह से बेमोल कैसे कर सकता है? वो तो खुद एक बहन का भाई है। वो तो शहर गया था नौकरी करने के लिए ताकि मेरे जहेज के पैसे जमा कर सके, मेरी शादी कर सके। अल्लाह जी मेरा भाई इतना गुनहगार कैसे हो गया? वो ऐसा नहीं था। या अल्लाह जी मेरी मदद कीजिए। अगर ये सब कुछ किसी गलतफहमी की वजह से हो रहा है तो इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। या अल्लाह जी मेरा भाई मिल जाए, ना जाने वो किस हाल में होगा। नहीं अल्लाह जी मेरा भाई ना मिले, अगर वो मिल गया तो शाह साईं से कत्ल कर देंगे। अल्लाह जी मेरे भाई को बचा लीजिए, इससे कुछ ना हो, वो जहाँ भी हो सही सलामत हो, इसने कोई गलती ना की हो। या अल्लाह इसने किसी बहन बेटी की इज्जत को घर की 4 दीवारियों से निकाल कर अपने माँ बाप की तरबियत को रुसवा ना किया हो। या अल्लाह जी मेरी दुआएं कबूल कर लीजिए। वो फूट फूट कर रोती खुदा से दुआ मांग रही थी। ना जाने किस सोच के तहत इसने कमरे में कदम रखा। वो इसके अजरक को जमीन पर फैलाए मुलाजमा के दिए हुए सूट में नमाज अदा कर रही थी। इसे इस तरह से सिसकते पाकर वो उल्टे कदम लौट गया था। उठो लड़की, यहाँ रानी बनाकर नहीं लाया हूं मैं तुम्हें, वानी होकर आई हो, वनी करवा कर लाया हूँ। उठो यहाँ से, ये आराम बाद में कर लेना। वो इंतहाई गुस्से से इसका बाजू पकड़कर इसे जमीन पर खींच चुका था, जबकि वो जो एक ही रात में इसकी शिद्दत सहकर बुरी हालत में थी, इसके बेरहमाना अंदाज पर उठकर इसके सामने किसी गुनहगार की तरह खड़ी हो गई। वो रात को इसे काफी बुरी हालत में छोड़कर गया था। सुबह फजर के वक्त न जाने क्यों वो ऊपर आया था। जब इसने देखा था कि इसे वो नीचे कलीन पर इसके अजरक फैलाए नमाज अदा करते हुए बुरी तरह से रो रही थी। यकीनन खुद पर हुए जुल्म को अल्लाह के सामने बयान करते हुए इसके लिए बद्दुआएं कर रही होगी, लेकिन शायद वह मसलूमों की बद्दुआओं से भी खौफजदा ना था। तभी तो एक दफा फिर से इसके सर पर सवार था। रानी बनाकर नहीं लाया मैं तुम्हें यहाँ। आज से तुम इस हवेली की मुलाजमा हो। इस घर का कोना कोना साफ करना है तुमने, और शाम
और शाम मेरे घर आने से पहले बेहतरीन खाना बनाकर रखना। अगर एक भी काम में जरा सी भी गलती हुई तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। मुझसे किसी भी किस्म की नरमी की उम्मीद मत रखना। और हाँ मुलाजमा, थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कपड़े देकर जाएगी। रात को जब मैं घर वापस आऊँ तो मुझे इस हालत में ना मिलना। इस घर में बेशक सारा दिन तुम मुलाजमा बनकर रहोगी, लेकिन रात को मेरे बिस्तर पर मेरी बीवी बनोगी। एक रात में इतनी पसंद आ गई हो कि तुम्हें चंद दिन के लिए अपनी कुर्बत के लम्हात बख्श दूंगा। इस जिंदगी को कबूल कर लो, यही तुम्हारी औकात है और आज से इसी औकात में रहना है तुम्हें। वो इसे एक झटके में वापस पीछे हटाता लंबे लंबे डंक भरता कमरे से बाहर निकल चुका था, जबकि वो मासूम इसकी वहशतज़दा आवाज पर अब तक कांप रही थी। इसे एक लम्हे का सुकून नहीं था। दिमाग में वो सहर अंगेज जादुई आंखें जैसे बस गई थी। वो जहां देखता था, जिस तरफ देखता था, जिस तरफ निगाह करता था, वो निगाहें इसके सामने आ जाती थी। वो वापस कोठे पर कभी भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो निगाहें इसे दोबारा यहाँ खींच लाई थी। वो चेहरा निकाब में कैद था, लेकिन वो निगाहें से अपना असीर कर गई थी। वो इस तरह की गंदगी में कभी कदम नहीं रखना चाहता था। ये इसकी शान के खिलाफ था। इसे इस गंदगी से नफरत थी, लेकिन वो निगाहें उसे बुला रही थी। इसका दोस्त अशरफ अक्सर यहाँ आता रहता था, लेकिन इसने कभी भी इस तरफ कदम न बढ़ाए थे। इतना बड़ा जागीरदार होने के बावजूद भी, अरबों की जायदाद होने के बावजूद भी इसने कभी इस तरफ न आने की कसम खा रखी थी, और शायद वो कभी ना आता। लेकिन इस दिन बेजारी इतनी दिमाग पर सवार हुई थी कि इसने अपने दोस्त को कहा था कि वो सुकून चाहता है, और वो दोस्त इसे सुकून दिलाने के लिए इस गन में लेकर आया था। और इस गन में वो हीरा इसे नजर आया था। इस हीरा मंडी में वो कोहिनूर नजर आया था। कौन थी वो लड़की? यकीनन यहाँ की कोई तवाइफी थी, कोई रकासा थी। लेकिन वो इसके सर पर सवार क्यों हो गई थी? वो नहीं जानता था क्या जादू था इन नीली आंखों में। वो इन निगाहों का कैदी बन गया था। वो बस एक दफा फिर से इस निगाहों को देखना चाहता था। शायद बाकी सब रकासों की तरह इसने इस लड़की का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो निगाहें से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। यकीनन अगर आज वो इसका चेहरा देख लेता तो कभी मुड़कर इस घर में कदम न रखता। यकीनन रोज की तरह आज भी वो अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही होगी। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज वो इसे देख ही लेगा। इस दिन तो वो निकाब में थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आज भी निकाब में हो सकता है इसने चेहरा ढक कर इस दिन ज्यादा पैसे कमाए हों। इन कोठे वालों को कौन सी अपनी इज्जत की परवाह थी, बल्कि इनकी इज्जत थी ही क्या। इतने तो बस नए नए तरीके आते थे पैसे निकलवाने के लिए। यकीनन ये भी अदा थी इसने पैसे बनाने के लिए ही अपनाई होगी, और इसका चेहरा देखने के लिए वो चंद नोट इसके मुंह पर मारने को तैयार था। बस इसे वो चेहरा देखना था ताकि इसकी बेचैनी और शराब में थोड़ा सुकून हो, और फिर पलटकर इसने कभी भी इन बदनाम गलियों में नहीं आना था। ये इसकी पहली और आखिरी गलती थी। बेशक हराम में कशिश थी, और ये कशिश ही इसे दूसरी दफा यहाँ पर आने पर मजबूर कर चुकी थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने तख्त पर बैठी पान मुंह में लिए छपाती एक मोटी सी औरत ने इसे देखकर जोमेनी अंदाज में मुस्कुराती हुई इसके करीब आ गई थी। इसे याद था ये इसके एक रेगुलर कस्टमर के साथ आया था, जिसने कहा था कि रेशम भाई मेरे दोस्त को इम्प्रेस कर दो, बहुत मोटी आसामी है। लेकिन इसके चेहरे की बेजारी रेशम भाई को मायूस कर गई थी। वो तो किसी औरत में दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा था। एक से एक हसीन लड़की को इसने इसके सामने नाच गाना करवाया था, लेकिन मजाल थी जो इसकी निगाहें इस लड़की से हटी हूँ। इसे यकीन था कि अगर किसी की तरफ हाथ बढ़ाया भी तो वही होगी, और वो इसका सौदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसका सौदा करने की सूरत में इसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। एक दफा धोखे से वो इसका सौदा कर चुकी थी, जब इसने कमरे में जाकर न सिर्फ गाह को छुरियां मारी थी, बल्कि अपने हाथ की कलाई काट कर खुदकुशी करके मर जाने की कोशिश की थी। वो इस कोठे की सबसे ज्यादा कमाने वाली रकासा थी। वो इसकी जान पर रिस्क नहीं ले सकती थी। इसने बहुत मुश्किल से इनकी जान बचाई थी। इसके बाद तो रेशम भाई ने तौबा कर ली। वो दोबारा इसे कभी किसी गाहक के साथ भेजा हो, और वो अपने वादे पर कायम थी। वो इनमें से किसी भी तवाइफ से ज्यादा पैसे कमा कर देती थी। इसका एक मुजरा जो हफ्ते में सिर्फ एक दफा होता था, सारा जिस्म फरोश लड़कियों से ज्यादा मुनाफा दे जाता था। तो फिर भला इसे क्या जरूरत थी इसे बेचने की? वो अपना चेहरा किसी मर्द के सामने नहीं लाती थी। वो पर्दे की इतनी पाबंद थी कि रेशम भाई चिलचिला कर रह जाती। इसने आज तक किसी मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाया था। हाँ, वो कोठे पर नाचने गाने वाली पहली बापर्दा तवाइफ थी। आइए हुजूर आइए, आपको दूसरी दफा हमारे इस आशियाने में खुशामदीद है। आपको दूसरी दफा यहाँ आना इस बात को जाहिर करता है कि आपने हमारी खिदमत से लुत्फ उठाया है। हुक्म करें, ये आशियाना आपकी खिदमत में क्या पेश करे? वो अरताश के सीने पर हाथ रखे बड़ी बेबाक अंदाज में बोली, तो अरताश ने अगले ही लम्हे इसका हाथ अपने सीने से हटा दिया था। इसका हाथ झटकने का अंदाज इतना कराहे तमेज था कि रेशम भाई सुलग कर रह गई थी। इसका कंधे तक हाथ लाने से पहले याद रखना कि तुम्हारे कोठे पर आए हजारों मर्दों पर यह सैयदजादा अकेला भारी है। वो अपनी भारी गंभीर आवाज में इसे एक लम्हे में जता गया था कि वो इन आम मर्दों की तरह नहीं है जो दिन रात इस कोठे पर पड़े रहते हैं। अरे अरे हजूर, आप तो बुरा मना गए। बैठिए बैठिए, आपकी खिदमत में अभी कोई नजराना पेश करती हूँ। वो अपनी तौहीन बुलाए एक दफा फिर से इसकी आवभगत करने लगी थी, जबकि वो इसे नजरअंदाज करता सामने जाकर तख्त पर बैठ गया था। जब थोड़ी ही देर के बाद मुशरा शुरू हुआ था, लेकिन आज वो लड़की कहीं नहीं थी। इसकी आंखों की बेचैनी और शराब देखकर रेशम भाई मुस्कुराई थी जब वो गुस्से से उठकर वहां से बाहर निकलने लगा। इस लड़की के बारे में पूछना इसकी तौहीन थी, और अब एक सैयदजादा कोठे पर एक रकासा की बात पूछेगा। इतना बुरे दिन नहीं आए थे इसके। लगता है इस कोठे की एक से एक हसीन लड़की आपके दिल को बहला नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, आपकी खिदमत का सामान हम पीर वाले दिन पेश करेंगे। पीर के दिन तशरीफ लाइएगा हजूर। आपके मतलब का सामान पीर के दिन आपके सामने हाजिर होगा। वो क्या है ना, हमारे कोठे की सबसे महंगी
और बड़ी रकासा है वो सिर्फ पीर के दिन रक्स करती है और एक ही दिन में इतना कमा लेती है कि हम सारा हफ्ता इसे दोबारा तंग नहीं करते। वो इसे जैसे इसके रक्स की अहमियत बता रही थी, जबकि वो गुस्से से बिना कुछ भी कहे कोठे से निकलता चला गया था। शर्म से डूब कर मर जाओ अरताशा, एक नाचने वाली के लिए तुम कोठे की दहलीज पार कर गए। तुम्हें तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। ऐसा भी क्या था इस औरत में कि तुम अपना मकाम, अपना रुतबा भूल गए। वो गजब से जलाता हुआ अपनी गाड़ी के पास आता, एक नफरत भरी निगाह इस कोठे पर डालते हुए दोबारा यहाँ न आने की कसम खाता वहां से निकल चुका था। असीर के निकाह को 15 दिन हो चुके थे। पहले 4 दिन तक वो यहाँ रहा था इसके साथ। 4 रातें वो इस पर जुल्माना तशद्दुद करता रहा और इतना ही नहीं बल्कि घर के सारे काम इसके सर पर डाल दिए थे। वो साफ अल्फाज में कह चुका था कि इसकी अहमियत इसके नज़दीक एक मुलाजमा से ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन रात को वो अपने बिस्तर पर वो इसे बीवी मानने को तैयार है। घर के मुलाजमों ने भी इस पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। 2 मोटी मोटी मुलाजमाएं तो इस पर हाथ भी साफ कर चुकी थी। शाह के जाते ही दूसरे दिन से एक मुलाजमा ने इसे बुरी तरह से पीटा था, जबकि दूसरी मुलाजमा भी परसों से इस पर हाथ साफ कर चुकी थी। वो दिन रात गधों की तरह इससे काम करवा रही थी। वो पूरी हवेली सुबह से साफ करना शुरू करती तो बीच में शाम हो जाती और अगर वो जरा सा आकर बैठती तो कपड़ों का ढेर इसके सामने रख दिया जाता। और वो सारे कपड़े शाह के थे, जो पहले से ना सिर्फ धुले होते थे बल्कि स्त्रीशुदा भी थे, लेकिन इसे दोबारा से इन्हें साफ करना था। वो निकाह की तीसरी सुबह थी जब सारी रात अपनी हवस मिटाने के बाद वो इसके सर पर सवार हुआ था। महारानी, तोड़ लिया बिस्तर, अब उठ जाओ और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। तुम इस बिस्तर पर तब तक आराम कर सकती हो जब तक मैं इस बिस्तर पर तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। जाओ, जाकर मेरे सारे कपड़े धो। इसने इसे बालू से पकड़कर झटका देते हुए हुक्म सुनाया था। असीर अगले ही लम्हे जमीन बोस हुई थी और फिर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो जमीन से उठती भागते हुए वॉशरूम में शाबीर के सारे कपड़े धोने लगी थी। लेकिन मजाल थी जो एक भी कपड़ा गंदा हो, एक भी गंदा कपड़ा इसकी निगाहों से गुजरा हो। शाह का खौफ जैसे इसकी रग रग में भर चुका था। वो खौफ से कांपती हुई वापस बाहर निकली तो वो जालिम और सफाक बादशाह सूफे की पुछ से टेक लगाए पर सुकून अंदाज में सिगरेट सुलगाते हुए इसे बेबाक निगाहों से देख रहा था। अंदर तो कोई गंदा कपड़ा नहीं है साईं, वो कांपते हुए लहजे में इसे बता रही थी। वहां नहीं है, यहाँ अलमारी में है। इसने अलमारी की तरफ इशारा किया था। इसने सर हिलाते फरमादारी से अलमारी खोली। यहाँ साफ कपड़े हैं। इसके लहजे में कमकमाहट वाजिया थी। निकालो बाहर, इसने हुक्म दिया था। वो अगले ही लम्हे साफ कपड़े अलमारी से निकालकर इसके करीब रखने लगी जब इसने एक झटके से सारे कपड़े जमीन पर फेंके थे और फिर टेबल पर पड़े जूस के गिलास को उठाते हुए इन सफेद कपड़ों पर जगह जगह धब्बे लगा दिए थे। वो हैरत से इसके काटन के करकते सूटों को देख रही थी जो मिनटों में बर्बाद हो चुके थे। शाम मेरी हवेली वापस आने से पहले ये कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे इस्त्रीशुदा इस अलमारी में होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो तुम्हारे ये नाजुक हाथ में जड़ से उखाड़ दूंगा। वो इसके कान में गुराते हुए बोला तो वो कांपते हुए जमीन से कपड़े उठाती इन्हें धोने लगी थी। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन कपड़े साफ ना हुए थे। शाम में इसने घर वापस आते ही इसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वो सारी रात वॉशरूम में बैठकर इसके कपड़े धोती रही थी लेकिन दाग साफ ना कर पाई थी, जिसकी सजा इसने सारी रात बिस्तर पर इसके नाजुक जान को रेजा रेजा करके इसे दी थी। इसके बाद अगली सुबह वो थकान से बेहाल थी, जबकि वो अपनी दोनों मुलाजमों को सख्त हुक्म देता इसे एक लम्हे के लिए भी सुकून से ना बैठने दिया जाए। हवेली से जा चुका था। इसे अपनी 4 रातों की तशद्दुद कुर्बत बख्श कर इसने इसके लिए सब कुछ आसान था। अगर मुश्किल था तो शाह के बिस्तर पर रात गुजारना। वो सब कुछ भी करने को तैयार थी, बस इसे शाह सजा के तौर पर अपनी कुदरत के लम्हात ना दे। वो इस वक्त भी सुबह से शाम तक पागलों की तरह काम कर रही थी। जब इसे खबर मिली थी कि शाह आज पूरे 1.5 हफ्ते के बाद वो हवेली वापस आ चुका है और इसे हुक्म दिया है कि वो अपनी हालत बेहतर करके शाह के कमरे में पहुंच जाए, इसकी आमद का सुनकर वो लरज उठी थी। इसने कमरे में कदम रखा तो वो सामने बेड पर काटन के करकते सफेद सूट पर इसने कमरे में कदम रखा तो वह सामने बेड पर काटन के करकते सफेद सूट में आरा तिरछा लेटा हुआ था। सर के नीचे हाथ रखे वो अपने पैर को मसलसल हिला रहा था। आंखें बंद थी जबकि पास पड़ा महंगा फोन मसलसल बज रहा था। साईं, आपने बुलाया? वो कांपती आवाज में इसके पास खड़ी बोली थी। जब आहिस्ता से अपनी आंखें खोलते हुए इसने सर से पैर तक इसे देखा था। ये क्या हालत बनाकर रखी है? जाओ कोई ढंग के कपड़े पहनो। ये मुंह पर धूल मिट्टी लगी है, बालों की हालत देखो। जाओ अपनी हालत सुधार कर आओ। वो बोला नहीं बल्कि गुर्राया था। जबकि वो अपनी हालत देखती हाँ में सर हिलाते वापस वॉशरूम की तरफ जाने लगी थी। 1 मिनट, तुम इस तरह बाहर नंगे सर थी? इसकी आवाज ने इसके कदमों में जैसे बेड़ियां सी डाल दी थी। वो पलट कर इसे देखने लगी। इसकी बात का मतलब इसे समझ में नहीं आया था। जी, चटक। इससे पहले कि वो कुछ बोलती शाह तेजी से बिस्तर से उठता हुआ एक जोरदार थप्पड़ के मुंह पर रसीद कर चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बिना दुपट्टे के बाहर मुलाजमों के बीच घूमने की? तुम भूल गई हो क्या शाबीर शाह का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है? जब तक मैं तुम्हें इस रिश्ते से फारग नहीं करता तब तक तुम्हारा नंगा सर तो दूर, तुम्हारे सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द की निगाह से गुजरा तो 1 सेकंड लगाऊंगा तुम्हारे सर से बाल उखाड़ने में। वो इतनी शिद्दत से इसके बालों को अपने हाथों में लपेटते इसके मुंह पर दहाड़ा था कि वो थर थर कांपती बस बेहोश होने को थी। सीधी खड़ी रहो, एकदम सीधी। खबरदार जो ये नजाकत के ड्रामे किए जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जान गई हो इन चंद दिनों में। खबरदार जो मेरे सामने किसी तरह के ड्रामे किए। तुम्हारा वो बेगैरत भाई न जाने कहाँ भाग गया है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, वो जमीन से 2 गज नीचे भी चला जाए तो भी ढूंढ निकालूंगा। माफ नहीं करूंगा इसे। इसने मेरी इज्जत शाबीर शाह के इज्जत को घर से भगाया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो इसके मुंह पर
खंगाल रहा था जबकि वो बुरी तरह से कांप रही थी। इसकी बात करने से भी इसका दिल खौफ से लरजने लगता था। इस वक्त वो इसके तशद्दुद का निशाना बनी हुई थी। इसके गजब का मुकाबला करना इसके बस से बाहर था। माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं होगा। वो दुपट्टा नहीं उतरेगा। वो कांपते हुए बोली थी। गुड, जाओ अपनी हालत सुधार कर आओ। अगले 10 मिनट में मुझे यहाँ मेरे बेड पर चाहिए तुम। वो अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल रिसीव करता इसे हुक्म देदा कमरे से बाहर निकल चुका था। जबकि वो जल्दी से अपना सूट निकालती वॉशरूम में बंद हो गई थी। इसे शाह का हुक्म मानना था। वो जैसे इसकी हुक्म की गुलाम होकर रह गई थी। वो जो कहता था वो करती थी। वो जो कहता था वो करती थी। बस वो इसे ना मारे, इस पर जुल्म ना करे। लेकिन अब तो ये जुल्म शायद इसके मुकद्दर में लिख दिया गया था। वो इसे लड़की कहकर बुलाता था। इसके मुलाजिम भी इसे लड़की कहकर ही बुलाते थे। यहाँ आने के बाद तो वो ये भी भूल चुकी थी कि इसका नाम आसिर था। बस याद था तो दर बदर पड़ने वाले थप्पड़ और शाह की बेरहम गुर्बत जो इसे झुलसा कर रख देती थी। साफ सुथरे कपड़े पहनते हुए इसने अपने बालों को जल्दी जल्दी सुखाने की कोशिश की थी। दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आज की रात फिर अजीज से दो चार होना था। सारी रात इस शख्स की बेरहम सरगोशियां अपने कानों में सुनते हुए इसे सिसकना था। इसका दिल अभी से रो रहा था, तड़प रहा था, सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आने को था, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो दिल तो चाहता था कि इस हवेली की चार दीवारियों से भाग जाए, लेकिन भागकर भी कहाँ जाएगी। वो बनी होकर आई थी। इसे यहीं लौट कर आना था। इसका कोई ठिकाना ना था। वो कुछ बेहतर हालत में वापस कमरे में आई तो शाह कमरे में मौजूद नहीं था। वो बालकनी में टहलते हुए अपने मोबाइल फोन के साथ लगा हुआ था, जबकि वो एक नजर से देखती बेड पर बैठ गई थी। दिल खौफ से कांप रहा था, जबकि वो आदमी परसुकून अंदाज में कभी इधर तो कभी उधर चल रहा था। ना जाने क्या चल रहा था इसके दिमाग में। ना जाने वो किससे फोन पर बात कर रहा था, लेकिन इसका अंदाज बता रहा था कि आज वो परसुकून था। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में आया तो वो फौरन ही नसें झुकाकर बैठ गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके सामने आ रुका था। इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो नसें उठाकर ऊपर देखती। वो बस इसके पैरों को देख रही थी। तुम्हारा बेगैरत भाई मेरी बेगैरत बहन को कहाँ पर ले गया है, पता चल चुका है। इसने मुस्कुराते हुए जैसे इसके सर पर बम फोड़ा था। इसने अगले ही लम्हे निगाहें उठाकर इसकी तरफ देखा था, जबकि इसकी कांच सी आंखों में शाह को एक लम्हे के लिए अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ था। लेकिन खुद को एक औरत के सामने बेबस करने का इसका कोई इरादा नहीं था। इसीलिए इसे बांसों से पकड़कर इसने बेड पर फेंकने वाले अंदाज में गिराया था। वो खामोशी से बेड पर लेटी थर-थर कांप रही थी, जबकि वो इसके ऊपर अपना साया बनाता, इसके नाजुक कमर में अपना बाजू हायल करता, इसे एक झटके में अपने करीब खींचता अपने सख्त शिकंजे में कैद कर चुका था। कल मैं तुम्हारे बेगैरत भाई के पास जाऊंगा और इसके सीने में अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां उतारकर सुकून महसूस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बहन को कत्ल करूंगा, क्योंकि वो बेगैरत लड़की इस काबिल नहीं कि इसे वापस इस हवेली में लाया जाए। इसकी गर्दन पर अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ते हुए इसके कान में सुलमाना सरगोशी कर गया था, जबकि वो बस खुदा से अपने भाई की जिंदगी मांग सकती थी। इसे यकीन था शाह कोई गलतफहमी हुई है। इसका भाई इतना गिर नहीं सकता कि वो अपने घर में इज्जत रखता है। वो कैसे किसी और की इज्जत बर्बाद कर सकता है। साईं, मेरा भाई ऐसा नहीं। वो कुछ हिम्मत करते हुए बोलने की कोशिश करने लगी थी, जब इसे अपने बालों पर इसे सख्त तरीन गिरफ्त महसूस हुई। इसकी जान लबों में अटक चुकी थी। क्या बकवास की तुमने? तुम मेरे सामने अपने इस बेगैरत भाई को की हिमायत करोगी? इसकी गिरफ्त सख्त से सख्तर होती जा रही थी। मेरा भाई ऐसा नहीं है। मेरा भाई बहुत अच्छा है। वो कभी किसी लड़की को गलत निगाह से नहीं देख सकता। मेरा भाई अपने घर में अपनी इज्जत रखता है। वो कभी किसी दूसरे की इज्जत को घर से भगा नहीं सकता। वो अपने लहजे को मजबूत करते हुए इसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी, जब अचानक इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था, और इसकी शिद्दत पिछले तमाम थप्पड़ों से ज्यादा थी। वो इसके सामने कैसे इस इंसान की हिमायत कर रही थी जो इसकी इज्जत को घर से भगा कर ले गया था। और इससे ज्यादा इसकी आंखों में बेखौफी देखकर इसे गुस्सा आया था। हाँ, वो इसे डरते हुए अच्छी लगती थी, कांपते हुए अच्छी लगती थी। वो इसे इजाजत नहीं देता था कि वो इससे इस लहजे में बात करे। इसका आंखों में आंखें डालकर बात करना इसे आग ही तो लगा के आता। वो गुलाम थी, इसकी वनी थी। इसका काम था कि वो नजरें झुकाकर बात करे, बल्कि बात भी ना करे, सिर्फ बर्दाश्त करे इसे। वो होती कौन थी इसकी बात के खिलाफ जाने वाली? अगर इसने कह दिया था कि इसका भाई एक बेगैरत इंसान था जिसने इसकी बहन को घर से भगाया था, तो वो इस बात को कबूल क्यों नहीं कर रही थी? इसे कबूल करना चाहिए था। ये इसके शोहर का हुक्म था। तुम्हारा भाई मेरे हाथों कत्ल होगा, वो भी कल ही। इसकी लाश उठेगी, लेकिन तुम्हें इसकी लाश पर एक भी आंसू बहाने की इजाजत नहीं दूंगा। कल तुम्हारे भाई की लाश यहाँ रखकर मैं तुम्हारे वजूद पर अपनी जीत का जश्न मनाऊंगा। कल इस हवेली से 2 लाशें उठेंगी, एक मेरी बहन की और एक तुम्हारे भाई की, और मैं तुम्हें भी बख्शूंगा नहीं, बल्कि सारी जिंदगी के लिए तुम्हारे भाई की सजा तुम भुगतोगी। मेरा भाई बेकसूर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, और अगर मेरे भाई ने ऐसा किया भी है तो कसम खाती हूँ मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा भाई कभी अपनी बहन की भी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मेरा भाई बेकसूर है और ये इस बहन का दावा है। मैं कसम खाती हूँ अगर आपका गुनहगार मेरा भाई हुआ तो मैं सारी जिंदगी आपकी कैद कबूल कर लूंगी, कभी आपके सामने आवाज नहीं उठाऊंगी, उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन अगर वो मेरा भाई बेकसूर हुआ तो आप पूरे गांव के सामने मुझे तलाक देंगे और इस बेबुनियाद रिश्ते से आजाद करेंगे। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी, जबकि वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर इसे कमर से खींचकर अपने सीने से लगाता, इस पर अपनी वहशतें लुटाने लगा था। इसका शिद्दत पर अंदाज इसे सीसकने पर मजबूर कर गया था, लेकिन फिलहाल वो आवाज उठाने का हक नहीं रखती थी। न जाने इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो इसके सामने इतना कुछ बोल गई थी।
लेकिन अब वो शायद इससे बदला ले रहा था, इसकी बातों का हिसाब ले रहा था। इसके दांतों के निशान इसकी गर्दन पर वासिया होने लगे थे। वो बेरहमी की इंतहा पर था। शायद इसे तरस नहीं आता था इस मासूम पर, या शायद वो तरस खाने के काबिल भी नहीं समझता था इसे, या फिर शायद इसका सिसकना, तड़पना, इसकी कुर्बत में मचलना इसे पसंद था। इसके नाजुक से वजूद पर अपनी फतह के झंडे गाड़ कर वो खुद को तस्कीन पहुंचाता। इसके वजूद को रेसा रेसा करके वो बेड से उठता, सोफे पर आकर बैठता, सिगरेट सिलगा चुका था। इसकी सिसकियों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो बुरी तरह से रो रही थी, जबकि वो ऊपर सुकून सा इसकी सिसकियां सुनता, सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। एक अजीब सा नशा था, एक सरूर था इसकी आवाज में, कुछ जैसे नशे में डूबा, आंखें बंद किए फिजा में धुआं छोड़ता, इसकी आवाज को अपनी स्माउथ में बूंद बूंद गिरता महसूस कर रहा था। ये बदनाम गलियां इसे एक दफा फिर से खींच लाई थी। यहाँ वो नहीं आना चाहता था, लेकिन वो आ गया था इन आंखों को दोबारा देखने के लिए, इन आंखों के पीछे छुपे इस चेहरे को देखने के लिए। वो मजबूर होकर यहाँ आया था। बस वो सुकून में नहीं था, इसका सुकून लुट चुका था। इसे इसे बस वो लड़की देखनी थी, सिर्फ एक दफा। वो इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। ना जाने क्यों उसे देखने की इतनी तलब हो रही थी कि आज तक इसने किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा था, लेकिन इन बदनाम गलियों ने इसे हराम की लज्जत समझा दी थी। वो ना चाहते हुए भी यहाँ तीसरी दफा आ गया था, और अंदर कदम रखते ही रेशम भाई ने एक नजर से देखते अपना हाथ सलाम के स्टाइल में माथे की तरफ किया था। इसका मुस्कुराता अंदाज अरताज शाह को आग लगा गया था। आइए सेठ आइए, हुजूर आपकी पसंद का सामान आपको आज ही मिलेगा। अरताज को इसका मीठा लहजा चुभता हुआ महसूस हुआ। वो इसे सामने तख्त पर बिठाकर आने वाले ग्राहकों को संभालने लगी थी। थोड़ी ही देर के बाद जोरों शोर से मुजरा शुरू हुआ था। आज मर्दों की तादाद हद से ज्यादा थी। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, जबकि वो मुसलसल सामने नाचती सुरख दुल्हन के लिबास में लड़की को देख रहा था, जिसने आज भी अपने चेहरे पर पर्दा करके रखा था। आंखों के इशारे क्या कमाल के थे। वो पूरी तरह से घायल हो जाने को था। वो अब पर्दा हटाएगी, अब हटाएगी, इस सोच के साथ 2 घंटे बीत चुके थे। ना पर्दा हटा था और ना ही चेहरा इसके सामने आया, और ना ही इसे सुकून मिला था। मुजरा इख्तिताम को पहुंचा। सब लोग अपनी मनपसंद लड़की को चूज कर रहे थे, जबकि इसने रेशम भाई को देखा, जो उसे देखते ही अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मुझे वो सुर्ख जोड़े वाली लड़की चाहिए, इसने फरमाइश कर डाली। जब रेशम भाई ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से नफी की थी। वो सिर्फ रकासा है, अंदाज में जिद थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो गुस्से से दहाड़ा था। वो सिर्फ नाचती है हजूर, जिस्म नहीं बेचती। आज तक किसी मर्द ने इसका चेहरा नहीं देखा। बकवास बंद करो, कीमत लगाओ। वो इसकी बात काटते हुए बोला था, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके कमरे में जाने वाले आदमी जान से जाते हैं। यहाँ मुजरा करना इसकी मजबूरी है, शौक नहीं। धंधा नहीं करती वो। रेशम भाई जैसे से सब कुछ बता देने को थी। मैं 1 रात का 5 लाख दूंगा, वो डील करते हुए बोला था। लौट जाइए हजूर, ये मुमकिन नहीं है। रास्ता इस तरफ से जाता है। अगर कोई और पसंद है तो बताएंगे। अगर और कोई और पसंद हो तो बताइए। वो इसे गुस्सा दिला रही थी। इसके इश्ताल में इजाफा कर रही थी। मुझे वो लड़की चाहिए, इसने दहाड़ते हुए कहा था। 1 हफ्ते बाद आइएगा, इससे ज्यादा दिलफरेब मुजरा होगा यहाँ। आपकी रूह खुश हो जाएगी। मुझे इसका चेहरा देखना है। वो इसकी बात काट गया था, जबकि इसने मुस्कुराकर एक दफा फिर से नफी में सर हिलाया था। मुमकिन नहीं हजूर, लौट जाइए। इसकी जैसे हर बात का जवाब यही था। मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो फिर से बोला था, आप इसका चेहरा नहीं देख सकते, लौट जाइए। अगर चाहे तो अगले हफ्ते आइएगा, मुजरा नोश फरमाइएगा। अगले हफ्ते होने वाला मुजरा इससे भी ज्यादा हद जाओगा। आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके साथ रात गुजारने की तमन्नाई है तो इस ख्वाहिश को दिल में मार दीजिए, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अरे मीना, यहाँ आओ, सबको खुश करो। ये भी परिविश के दीवाने हो गए हैं। रेशम भाई हफाजत से मुस्कुराई थी। इसका भी अरताज को मजीद आग लगा गया था, जबकि सामने से आती मीना इतने बेखुदा लबास में थी कि अरताज ने गुस्से से चेहरा फेर लिया था। ओ हीरो, इतने नखरे कोठे पर आकर पासाई दिखा रहे हो। यहाँ पर आने वाले मर्द कितने शरीफ होते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आओ तुम्हें खुश करती हूँ। थोड़ी ही देर में परिविश का नशा उतर जाएगा। वो इसके करीब आते हुए बोली। इससे पहले कि वो उसकी शर्ट पर हाथ रखती, वो गुस्से से धकेलता वहां से निकलता चला गया था, जबकि अपने पीछे से रेशम भाई के बेहुदा कहकू की आवाज सुनाई दी थी, जो इसके गुस्से और इश्ताल में मजीद इजाफा कर गए थे। क्या मतलब ताई अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आपकी बात को नहीं समझ सकी। ताई अम्मी इसके सामने बैठी से बेहद प्यार से अपनी बहू बनाने की बात कर रही थी। उन्होंने दादी से बात की थी, जिसके जवाब में दादी ने बस इतना ही कहा था कि अगर रजब और इंशा की शादी हो जाती है तो इन्हें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि दोनों ही इनके घर के बच्चे हैं। बल्कि इन्हें तो इस शादी पर खुशी होगी। इसके बाद तो रजब को मजीद जल्दबाजी का दौरा पड़ गया था। इसका तो कहना था कि इसके वापस जाने से पहले वो निकाह चाहता है, और उसकी जल्दबाजी की वजह से ही ताई अम्मी यहाँ बैठी इस सिलसिले में आशी से बात करने आई थी। देखो मेरी जान, हर माँ बाप को अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखने की ख्वाहिश होती है। तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमने तुम्हारे माँ बाप का सारा फर्ज अदा करेंगे। कोई भी वालिदैन नहीं चाहते कि इनकी बेटी घर छोड़कर जाए। तुम्हारे वालिदैन भी नहीं चाहते।
बहुत पहले बचपन में उन्होंने सरसरी सी अंदाज में मुझसे कहा था कि रजब और आशी बड़े हो जाएं तो हम इन दोनों की मर्जी से इन्हें एक दूसरे के साथ निकाह के तलक में बांध देंगे और तुम भी माशाल्लाह से 17 साल की हो चुकी हो, मजीद चंद माह में 18 की हो जाओगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुमसे इस सिलसिले में बात करूं। इन दिनों रजब आया हुआ है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके यहाँ होने पर इस फरीजे को अदा कर दिया जाए। मैं तुम्हारा और रजब का निकाह करना चाहती हूँ। वो उसके चेहरे के तासरात को इग्नोर करते हुए अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। फिलहाल हम सिर्फ निकाह करेंगे, रुखसती तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होगी। उन्होंने जैसे इसे समझाते हुए कहा था। वो हैरत से इनका चेहरा देख रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, मेरी जान किन सोचों में पड़ गई हो? अपनी ताई अम्मी को बताओ ना, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रजब की नहीं तुम्हारी माँ बनकर आई हूँ। वो इसे अपने करीब करते हुए इसके दोनों हाथ थाम कर बोली तो आशी की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। ताई अम्मी रजब भाई आर्मी में है, इसके पास जैसे बहुत बड़ा रीजन था। ये इतराज की वजह तो ना हुई ना इंशा? वो इसका चेहरा देखते हुए बोली थी। ये इनकार की वजह थी और बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन वो इसे बड़ी वजह मानने को तैयार ही ना थी। ये वजह है ना ताई अम्मी, क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ी वजह है। मैंने सब कुछ खो दिया इस आर्मी में होने की वजह से, अपने माँ बाप को, अपने भाई को। तो क्या मैंने नहीं खोया इंशा? मैं अपने शोहर को खोया है, अपने दो नौजवान बच्चों को खोया है। मैंने भी नुकसान उठाए हैं, लेकिन इस वजह को बुनियाद बनाकर हमें अपनी ज़िंदगी नहीं रोकी। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी मत रोको। मेरा बेटा रजब तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे ये बात कहते हुए अजीब लग रहा है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह ही पाला है और तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मैं रजब के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही हूँ। इससे पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ। हर फौजी के नसीब में शहीद होना नहीं लिखा होता। हो सकता है रजब की ज़िंदगी लंबी हो, और वैसे भी तुम्हारे चाचा भी तो आर्मी में ही है ना? वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोल रही थी, जबकि इंशा ने अब की बार जो कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा बच्चा, तुम अपना जवाब दादी को दे देना। मुझे यकीन है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। वो इसका माथा चूमते हुए इसके करीब से उठकर गई थी, जबकि आशी खामोशी से रजब के बारे में सोच रही थी। हद है अखराज, तुम जानते हो मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। अगर मैंने तुम्हारी मर्जी से तुम्हें फील्ड ज्वाइन अगर अगर मैंने तुम्हारी मर्जी से तुम्हें फील्ड चॉइस करने की इजाजत दे दी है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी फैमिली को नजरअंदाज कर दो। वो बेहद गुस्से से इसे देख रहा था। 4 महीनों के बाद वो इसे नजर आया था, फुल आर्मी यूनिफॉर्म में, आर्मी हेयर कट के साथ। वो बेहद जाजिब नजर लग रहा था। ओहो भाई, आप बिना पता नहीं कौन कौन सी बातों में लग गए। 4 महीनों के बाद आपका भाई आपसे मिलने के लिए आया है। आप हैं कि अरे खुशी से अपने सीने से लगाएं, कोई चाय पानी पिलाएं। आपको शिकवा शिकायतों से फुर्सत नहीं है। वो मुंह बनाकर से कहने लगा था। सोच रहा हूँ मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ, इसी बहाने घर में तो नजर आया करोगे। ये जो तुम्हारी 4-4 5-5 महीने खबर नहीं मिलती, इससे भी बहुत तंग हूँ मैं अखराज शाह। वो गुस्से से घूरते हुए बोला तो सामने बैठे इससे सिर्फ 2 साल छोटे अखराज शाह का कहकर बड़ा बेसाख्ता था। ये अच्छी जबरदस्ती है, पहले खुद तो शादी करे, मेरी भाभी लाए, मुझे चाचू बनाए। आई प्रॉमिस यू, अगर चाचू बन गया ना तो हर महीने घर के चक्कर लगाऊंगा अपने भतीजे से मिलने के लिए। वो इसकी शादी का जिक्र छेड़ चुका था। वाह भाई वाह, वाह बेटा वाह। भाई के लिए कोई जज्बात नहीं है दिल में, और भतीजे के लिए तो हर महीने आ जाया करेगा। सब समझता हूँ मैं, भाई से मोहब्बत नहीं रही तुझे। आर्मी में जाने के बाद अगर आज माँ बाप जिंदा होते तो तुझे पता होता। भाई कौन सी बात छेड़ दी है आपने? मेरे लिए मेरे माँ बाप दोनों आप ही हैं। आप ही ने तो पाला है, मुझे कुछ करने के काबिल बनाया है, वरना हमारे वालिदैन के बाद हमारे अपने ही खानदान के लोग हमारे दुश्मन बन गए थे। इस वक्त अगर आप स्टैंड ना लेते तो शायद हम कभी भी अपने माँ बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत को हासिल ना कर पाते। ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता। हमारे अपने ही खून के रिश्ते हमसे बगावत कर बैठे थे। इस छोटी सी उम्र में आपने जिस तरह से हर चीज को संभाला था, वो मैं कभी नहीं भुला सकता। वो इसकी तरफ देखते हुए जरा इमोशनल अंदाज में बोला था, और ताश ने मुस्कुराकर बात रफा दफा कर दी थी। वो अपने छोटे भाई को मजीद इमोशनल नहीं करना चाहता था। जो था वो सिर्फ इससे 2 साल छोटा था, लेकिन इसे अपने बच्चों की तरह अजीज था। मैं ये सारी बातें नहीं करना चाहता। क्या बात कर रहा था? हाँ, मैं तुम्हारी शादी करने का सोच रहा हूँ। वो दोबारा अपने टॉपिक पर लौट आया था। अरे भाई, शादी तो कर ही लूंगा मैं, लेकिन मसला ये है कि लड़की के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है और उम्र भी जरा कम है इसकी, अभी शादी वगैरह के लिए तैयार नहीं होगी। वो इसका चेहरा देखते हुए जैसे इसके एक्सप्रेशंस नोट कर रहा था, जबकि अरताज सच में हैरान हो गया था। हाँ, ये बात इग्नोर करने वाली हरगिज नहीं थी। इसका छोटा सा भाई पूरे 26 साल का हो चुका था। कितनी कम उम्र है इसकी, बता कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी दे मुझे। जल्द से जल्द इस सिलसिले में बात करता हूँ। कब मिले इससे, मोहब्बत कहाँ हुई, सब कुछ बता मुझे। वो बिल्कुल इसके दोस्त की तरह इसे इत्मीनान दिला रहा था कि जैसे वो चाहता है वो इसकी जिसे वो चाहता है वो इसी का हासिल होगी। हाँ, वो अपने भाई को किसी चीज़ के लिए तरसते हुए नहीं देख सकता था। इसकी ज़िंदगी का मकसद था अपने भाई की हर ख्वाहिश को पूरी करना। रिलैक्स भाई रिलैक्स, सब्र करें, सब्र का दामन थाम कर रखें। अभी तो मैं खुद कुछ नहीं जानता। असल में ना, अभी 4 महीने पहले मेरे एक दोस्त की शहादत हुई थी। आपको बताया था ना, अहमद नाम था इसका। इसने तफसील बताना शुरू की तो अरताश ने हाँ में सर हिलाया था। इसे याद था, इसने जिक्र किया था कि इसके दोस्त की शहादत का
जिसका सुनकर इसे बहुत दुख हुआ था। एक डर सा बैठ गया था। वो अपनी मर्जी से ये फील्ड ज्वाइन तो कर चुका था, लेकिन अरताश इस हक में अब भी नहीं था। भाई हम इसकी शहादत पर इसकी बॉडी इसके घर छोड़ने के लिए गए थे, तो वहां पर ना मैंने इसकी बहन देखी। भाई वो बहुत 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 ज्यादा प्यारी थी और अहमद इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अहमद अक्सर कहता था कि वो अपनी बहन का आखिरी सहारा है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी शहादत के रुतबे पर फाइज होते वो बहुत खुश था। वो दोस्त मेरे लिए बहुत अजीज था। काश वो मेरे साथ लंबा सफर तय कर पाता। मैंने वहां इस लड़की को इसकी लाश पर तड़प तड़प कर रोते देखा है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो आर्मी वालों से नफरत करती है। यकीनन वो इस वक्त के वक्ती जज्बात होंगे। इस दिन मैंने इसकी आंखों में वर्दी के लिए इतनी नफरत देखी ना कि मैं अब तक इस दिन मैंने इसकी आंखों में इस वर्दी के लिए इतनी नफरत देखी थी ना कि मैं आपको इस बारे में बता ही नहीं सका। तुम परेशान मत हो अखरास, यकीनन ये इसके वक्ती जज्बात होंगे। इस वक्त अपने भाई की लाश पर वो होशो हवास खो चुकी होगी। ऐसा ही होता है। तुम कह रहे हो वो बच्ची है, तो यकीनन इसकी सोचें अलग होंगी। तुम फिक्र मत करो, बस मुझे इसका एड्रेस दे देना। वो मुस्कुराते हुए बोला तो अखरास मुस्कुरा दिया था। हाँ, इसका भाई इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। शाह साई, हम लेट हो गए हैं। हम इन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। इसके मुलाजिम ने होटल से बाहर निकलते हुए इसे बुरी खबर सुनाई थी। इसे कल ही खबर मिली थी कि इनके गाँव से भागने वाले लोग इसे होटल में आकर छुपे हुए हैं। इसका इरादा इस आदमी के साथ साथ अपनी बहन को भी जिंदा जमीन में गाड़ देने का था, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका था। इसे कल रात इस लड़की की बगावत याद आई थी। हाँ, वो मुकाबले पर उतर आई थी अपने भाई की खातिर। कैसे दावे से कह रही थी कि इसका भाई ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि ये इसके भाई ने ही किया है। इसका भाई ही हवेली आता जाता था इसकी बहन रोहा से चोरी छुपी मिलने के लिए। गांव के कितने ही लोगों ने इसका हवेली आना जाना नोट किया था और फिर हवेली के मुलाजिमों का भी यही कहना था कि वो इसकी बहन रोहा से मिलने के लिए आता था और इसकी कोशिश यही होती थी कि वो किसी की नज़र में ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ चुका था और फिर कुछ ही दिनों के बाद रोहा घर से भागकर ये साबित कर चुकी थी कि वो इसी से चोरी छुपके मिलती थी। इसके गुस्से की कोई इंतहा न थी। वो एक बार फिर से इसके हाथों से निकल चुकी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी भी तरह इन तक पहुंचकर इसे जिंदा जमीन में गाड़ दे। कोई बात नहीं रोहा शाह, आज ना सही कल सही, आज ना सही कल सही, एक ना एक दिन तो तुम मेरे हाथ लग ही जाओगी और मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। वो दिन दूर नहीं जब मेरे हाथों तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी। तुम और तुम्हारा आशिक जहां तक भाग सकते हो भाग जाओ, लेकिन बहुत जल्द मेरा हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंचेगा और तुम और तुम्हारे आशिक का मैं वो हाल करूंगा कि कोई भी दोबारा घर से भागकर अपने घर वालों की इज्जत को बर्बाद नहीं कर पाएगा। साईं, अब क्या करना है? वापस घर चलना है या मजीद शहर में इन लोगों को ढूंढना है? इसका हाथ मुलाजिम इसके पास आ चुका था। नहीं, मैंने यहाँ कुछ लोगों को लगा रखे हैं। कोई भी खबर मिली तो वो मुझे जरूर बता देंगे। मैं वापस गाँव ही जाऊंगा। वो अपनी बात खत्म करता अपनी गाड़ी की तरफ आ चुका था, जबकि जहन पर बस एक ही सोच सवार थी। जब तक वो लोग मिल नहीं जाते तब तक इसकी बहन तो मेरे पास है। इसकी जिंदगी हराम करके इसे मौत के मुंह तक ना पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी शाबीर सुल्तान शाह नहीं। हर इंशा इनकी बात मानने को तैयार हो गई थी। आशी के लिए इसका घर बार सब कुछ यही तो लोग तो थे। इसे इन्हीं की मर्जी के मुताबिक चलना था। और कौन था अब इसका जो इसके लिए सहारा बनता? माँ बाप भाई बहन के जाने के बाद वो लोग जैसे इसका साया बन चुके थे। वो कैसे इनकार कर सकती थी? हाँ, इसे इतराज था रजब के आर्मी में होने पर, लेकिन ये भी तो हकीकत थी कि जरूरी नहीं कि वो भी आर्मी में जाकर शहीद हो जाए। वो तो इतने सालों से आर्मी में था। बेशक किसी का जीना मरना अल्लाह ने मुकर्रर करके रखा है। वो इस चीज़ पर एतराज़ करने वाली कोई नहीं होती थी। दादी ने भी इसे यही समझाया था कि इसे इस शादी से इनकार नहीं करना चाहिए। आज इसके निकाह की तारीख रखी गई थी। एक हफ्ते से निकाह की तैयारियां इसकी आंखों के सामने हो रही थी और आज वो हमेशा के लिए रजब के नाम होने वाली थी। फिलहाल सिर्फ निकाह ही होना था। रुखसती बाद में होनी थी और वो इस निकाह के लिए राजी थी। थोड़ी देर के बाद वो हमेशा के लिए रजब की हो जाने वाली थी। इसके दिल में कोई जज्बात ना थे। शायद वो फिलहाल इस रिश्ते को सोचने के लिए तैयार भी ना थी। वो बिल्कुल खामोश थी। वो बस वो कर रही थी जो इसके बड़े से करवाना चाहते थे। इसे तैयार करके बाहर लाया गया। ज्यादा कुछ नहीं था, बस मौलवी और घर के कुछ अफराद थे। निकाह की रस्म में दूर के रिश्तेदारों को और बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया था। सामने फूलों की चादर लगी थी जिसके एक तरफ रजब बैठा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ औरतों के साथ इसे बिठा दिया गया था। वो बिल्कुल चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। जब मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया था वो सब खामोशी से मौलवी साहब की तकरीर सुन रहे थे। जब अचानक रजब का फोन बजने लगा। वो मसद करते हुए आने वाले अपने चीफ का फोन सुनने लगा था। तकरीबन 2 मिनट के बाद वो वापस वहां पहुंचा था। आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत गड़बड़ हो गई है। हमारे कुछ अफसर्स पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। मुझे अभी के अभी वापस जाना होगा। मुझे आर्डर्स आ गए हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ एक सेकंड और रुक सकूं। प्लीज मेरा सामान पैक कर दीजिए। मैं किसी को भिजवा कर मंगवा लूंगा। आई एम सॉरी आशी। इंशाल्लाह वापस आकर सबसे पहले तुम्हें अपने नाम करवाऊंगा। वो एक नजर फूलू की दूसरी तरफ मौजूद आशी को देखता जल्दी से वहां से निकल चुका था, जबकि आशी को न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। वो आदमी अपना निकाह छोड़कर जा चुका था सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज के लिए। हकीकत यही है।
हकीकत यही है, इन आर्मी वालों को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी वर्दी से होती है। वो गुस्से से अपना शरारा संभालते उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि सब लोग इसके इस तरह से रिएक्ट करने पर परेशान हुए थे। नहीं, इसे नहीं जाना था वहां, बस बहुत हो चुका था बदनाम गलियों का जायका। अब मजीद इसे वहां पर कदम नहीं रखना था। ऐसी भी क्या बेकरारी थी जैसे सुकून नहीं लेने दे रही थी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसने अब इन बदनाम गलियों में कदम नहीं रखना था। आज पीर का दिन था, आज इसी रकासा ने मुजरा करना था। सुकून तो इसे अब भी नहीं था। इस लड़की को देखने की बेचैनी हद से ज्यादा सवार थी। सिर्फ और सिर्फ एक दफा अरताश इसका चेहरा देखना चाहता था। वो अपनी बेकरारी को सुकून पहुंचाना चाहता था। अरताश कोई छोटा सा बंदा ना था। वो 28 साल का छोटी सी उम्र में अपने भाई और अपनी खातिर वो पूरे खानदान से लड़का स्टैंड ले चुका था। इसने अपने बाप की जायदाद का एक जरा भी गलत लोगों के हाथों में नहीं जाने दिया था। इसने कभी किसी औरत को मैली निगाह से नहीं देखा था, लेकिन यहाँ आकर वो इस तरह से बेबस होगा, ये तो इसने कभी सोचा भी नहीं था। वो इस लम्हे पर पछता रहा था जब अपने दोस्त के साथ वो इस कोठे पर चला गया था। हीरा मंडी की गलियों में तो शायद इसके खानदान में कोई न गया होगा, और इस नापाक जगह कदम रखकर वो इतना ही पछता रहा था। और अब ये पछतावा जैसे इसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। वो लड़की इसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। आज पीर का दिन था, वो नहीं जाना चाहता था वहां, लेकिन वो मजबूर हो गया था। वो खामोशी से अपने ऑफिस की कुर्सी छोड़ता बाहर निकल चुका था। शाम अंधेरे में ढल चुकी थी, तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। वो खामोशी से एक दफा फिर से इन बदनाम गलियों की तरफ चल दिया था, जहां पर इसके आबोजदाद भी कभी न गए थे। अगर ये बात इसके किसी खानदान वाले के कानों में पड़ जाती कि वो तवाइफों के कोठे पर जाना शुरू कर चुका है, तो वो पूरी बरादरी में इसे बदनाम करके रख देते। हाँ, लेकिन वो किसी खानदान वाले से नहीं डरता था। इसके खानदान ने कौन सा इसके साथ कुछ ठीक किया था जो वो किसी के दबदबे में आता। हाँ, लेकिन अगर इसकी छोटी भाई को पता चल जाता कि वो इस तरह की सरगर्मियों में लग चुका है, तो इसे बहुत अफसोस होता। वो अपने भाई के लिए एक मिसाल बनना चाहता था, इसके लिए शर्मिंदगी की वजह नहीं। वो गुस्से से घर वापस आया तो दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। वो बाहर कड़कती धूप में पूरे सहन में झाड़ू लगा रही थी। यकीनन इसे सहन तक पहुंचते पहुंचते सुबह से दोपहर हो गई थी। ये हवेली बहुत बड़ी थी, और इस हवेली को साफ करते करते तो 20 मुलाजमों की भी बस हो जाती थी। वो तो तनहा थी। इसके मुलाजम हवेली से बाहर ही रुक गए थे। वो बिल्कुल तनहा इस कड़कती धूप में खड़ा था। इसकी सुर्ख और सफेद रंगत धूप से थोड़ी ही देर में धमकने लगी थी, जबकि वो सर पर अच्छी खासी बड़ी गर्म चादर लिए हुई थी, ताकि कोई मुलाजिम इसके बाल या वजूद को देख न सके। इसलिए इसे जो समझ में आया था वही लेकर झाड़ू लगाना शुरू कर चुकी थी। ये शायद जो कपड़े वो इसके लिए लाया था, इनके दुपट्टे इतने छोटे थे कि इसके तन को छुपा नहीं सकते थे। इसने एक नजर इसके नाजुक वजूद को देखा और फिर लंबे लंबे ढंग बढ़ते इसके सर पर सवार हुआ था। बेकार औरत, इतनी अकल नहीं है तुम्हें कि इस कड़कती धूप में ये गर्म चादर लेकर झाड़ू लगा रही हो? तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें गर्म और ठंडे कपड़े की पहचान नहीं बताई? एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें कौन सी चीज तकलीफ पहुंचाती है और कौन सी चीज राहत, लेकिन अगर रात को मेरे बिस्तर पर इसकी धूप की वजह से तुम्हारे जिस्म पर कोई भी निशान नजर आया तो खड़े खड़े गोली मार दूंगा तुम्हें। इसके खूबसूरत बदन पर सिर्फ मेरी शिद्दतों के दाग होने चाहिए। जाओ जाकर कोई ऐसी चादर लो जिसमें गर्मी से तुम्हारे वजूद पर कोई दाग ना लगे। मुझे बेदाग जिस्म पसंद है लड़की। अब तक अगर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं वो बिस्तर है जिस पर तुम मेरे साथ वक्त गुजारती हो। वरना तुम्हें कब का कत्ल करके किसी गांव के चौराहे पर फेंक चुका होता। इसके अल्फाज इंतहाई सफाक थे। जबकि वो इससे खौफजदा होती फौरन ही झाड़ू वहीं छोड़कर अंदर की तरफ भागी थी, ताकि कोई और दुपट्टा निकाल सके। शाह का चिंगारता लहजा इसे खड़े खड़े कांपने पर मजबूर कर देता था। शाह ने इसके लिए नए डिजाइन के कपड़े मंगवाए थे, जिसके पीछे की वजह भी यही थी कि वह इसे खूबसूरत देखना चाहता था, वरना इसके आराम और सुकून से कोई गर्ज ना थी। जबकि वह सुकून हासिल करने आया था, इसे कमरे की तरफ जाते देख मुलाजिम को इसे डिस्टर्ब न करने का आर्डर देता अपने कमरे की तरफ चला गया था। इसका इरादा इसके नाजुक वजूद में गुम होकर थोड़ी देर सुकून हासिल करने का था। इसकी शादी को भी चंद ही दिन हुए थे, लेकिन वो इसके नाजुक वजूद का आदी होता जा रहा था। इसे अच्छा लगने लगा था इसके साथ वक्त गुजारना, या शायद इसे तकलीफ देना। इसे अपनी बाहों में तड़पते देखना इसका सुकून था, और वो इस सुकून को जब चाहे तब महसूस कर सकता था। और इस वक्त भी बाहर खड़े इसकी नीयत इस पर खराब हो चुकी थी। वह इसके सुकून को तबाह करके खुद चंद लम्हे सुकून से गुजारना चाहता था। शकीला, ये शाह साई ने इस लड़की के कितने दिन के लिए अपने पास रखी हुई है? शकीला बाहर लॉन के पौधे साफ कर रही थी जब वाहिद ने आकर सवाल किया था, जबकि दूसरी तरफ वो कपड़े धोकर बाहर लगी लान की कुर्सी पर फैला रही थी। आंखों को संभाल ले जद्दी, ये ना हो के शाह साई आंखें निकाल दे। अभी वो इनके निकाह में है, खबरदार जो इसके बारे में ऐसा वैसा सोचा, चमड़ी उधेड़ देंगे शाह साई। तो क्या साई की जलाल से वाकिफ नहीं है? शकीला ने इसे गुस्से से डपटते हुए इसकी निगाहों का जाविया बदलवाना चाहा था, लेकिन वो तो असीर पर निगाहें गारे से अंदर से बाहर जाते हुए देख रहा था। हाय, इसकी चाल पर भी दिल मचलने लगा है। शाह साईं के निकाह में है, मगर है तो वनी ना, और वनी पर सिर्फ एक इंसान का हक नहीं होता। वो जो हसद से इसे सर से पैर तक देख रहा था, इसकी निगाहें असीर भी महसूस कर चुकी थी। वो रस्सी पर कपड़े डालकर जरा सपलटी तो वाजिद इसे अजीब तरह से खुद पर नजरें गारे नजर आया था। इसके देखते ही इसने इंतहाई गलीज इशारा भी किया था,
जबकि असीर इसके इशारे पर काम कर छत की तरफ निगाहें फेर गई थी, जहां पर अब शावीर शाह नहीं खड़ा था। वो कब से सिंदर बाहर जाते हुए गौर से देख रहा था और कब से खुद पर इसकी नजरों का ताक़ब महसूस कर रही थी, लेकिन यहाँ रहते हुए वो मुसलसल इसकी नजरों को खुद पर महसूस कर रही थी। अब इसे इनकी नजरों की आदत होती जा रही थी, लेकिन वाजिद का इस अंदाज में से देखकर यूं इशारा करना शुक्र था कि शावीर शाह की निगाहों से ओझल था, वरना शायद इस चीज की सजा भी वो इसी को देता। वो घबराकर तेजी से घर के अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि वाजिद भी मौका पाते हुए इसके पीछे ही आने लगा था। एक दफा फिर से अरताज शाह के कदम यहीं लौट आए थे। शायद वो मरकर भी कभी यहाँ कदम न रखता, लेकिन इस दफा वो आखिरी दफा यहाँ आया था। हाँ, वो आज इस लड़की का चेहरा देख लेना चाहता था। इसका नाम परिविश था। ये तो वो इनके मुंह से सुन ही चुका था और ये नाम इसके जहन में महफूज भी हो चुका था, सिर्फ तब तक जब तक वो इसका चेहरा नहीं देख लेता। ऐसी औरतों के देखने की ख्वाहिश इसके दिल में कभी भी पैदा ना होती, लेकिन इस लड़की ने इसे सचमुच में पागल कर दिया था। इसकी आंखों ने चौथी दफा यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था, और ये वो आखिरी दफा था। आज वो इसे देख पाया तो भी, और अगर ना देख पाया तो भी, वो दोबारा यहाँ आने का इरादा नहीं रखता था। वो आखिरी दफा आया था, इसके बाद इसे यहाँ आने की ख्वाहिश न थी। इसने परिविश को कभी अपने हवास पर छाने नहीं दिया। इसने कभी परिविश को अपने हवासों पर छाने नहीं देना था। इसकी आंखों ने इसे बेकल किया था, लेकिन अब वो मजीद इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता था। वो अंदर दाखिल होते हुए सामने ही रेशम भाई ने इसे देखकर कहका लगाया था। वो शायद इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। कितना कमा लेती है पीर के दिन का तुम्हारी वो रकासा, इसने इसके पास आते हुए सवाल किया था। ब्लैक कलर के डिनर सूट में इसकी शानदार पर्सनैलिटी सामने वाले को अपनी सहर अंगेजी में गिरफ्तार कर चुकी थी। लाखों का माल है, तकरीबन 3 से 4 लाख वो एक मुजरे में कमा लेती है, इसलिए तो हम इसे तंग नहीं करते। 15 लाख दूंगा मैं। आज की रात वो किसी के सामने नहीं नाचेगी, अकेले कमरे में सिर्फ मेरे सामने रक्स करेगी। मेरी शायद सिर्फ रक्स है, मैं इसके जिस्म का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। वो इसकी बात काटते हुए बोला तो एक लम्हे के लिए रेशम भाई की आंखें चमक उठी थी। हाँ, वो एक मुजरे में बहुत कमा लेती थी, लेकिन 4 लाख तक इसने बहुत ज्यादा बता दिया था। वो भी मुश्किल 1 से 1.5 लाख कमा पाती थी, लेकिन ये किसी भी वाइफ से बहुत ज्यादा था, इसलिए इसे मुजरा के अलावा और कुछ नहीं करवाया जाता था। इसने सामने खड़े आदमी को सर से पैर तक देखा था और सिर्फ मुजरा ही करवाना चाहता था। जिस्मानी तलक मनाने की फरमाइश नहीं की थी इसने, और फिर वो एक मुजरे का 15 लाख देने को तैयार था, और इसे यकीन था कि इस चीज पर परिविश भी कोई एतराज नहीं उठाएगी। वाजिद की गंदी नजरों का माफून समझकर वो तेजी से अपने कमरे में आते हुए कमरे को अंदर से बंद कर चुकी थी। इसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अगर शावीर शाह वाजिद को ऐसी हरकत करते हुए देख लेता तो वो इसकी सजा। इसके जिस्म पर न जाने कितने दाग थे। वो इंसान नहीं, हैवान था, एक दरिंदा था। वो दिन रात इसके जिस्म पर अपनी वहशत उतारता था। दिन रात इसे बेबस करके न जाने से कौन सा सुकून मिलता था। क्या इसे औरतों की कमी थी? क्या वह किसी और औरत के पास नहीं जा सकता था? इतना अमीर था वो, इतना दौलतमंद था वो। अगर शक्ल और सूरत की बात की जाए तो ऐसा दिलकश और मगरूर इंसान पूरे गाँव में और नहीं था। इसकी पर्सनैलिटी पर गाँव की हर औरत मरती थी। इसकी अपनी कई सहेलियां जो शावीर शाह का दीदार कर चुकी थी, इसको देखने की खातिर इसके घर की मुलाजमा बनने को तैयार थी। बस वही थी जिसे इस शख्स को देखने का इत्तेफाक निकाह के बाद हुआ था। वो शानदार इंसान किसी का भी खौफ हो सकता था। दौलत इसके घर की बांधी थी, और इसकी मर्दाना वजाहत के एक इशारे पर एक दुनिया इसके कदमों में आकर बैठ जाती। लेकिन फिर भी जिस्म की आग बुझाने के लिए वो इसी के पास क्यों आता था? कहीं और क्यों नहीं जाता था? इसकी कुर्बत में इसे वहशत होती थी, लेकिन आसिर फिर भी इसका साथ कबूल कर रही थी, क्योंकि वो इसका महरम था। लेकिन वाजिद की गंदी निगाह, वो इनकी गंदी निगाहों का मुकाबला कैसे करेगी? वो एक वनी थी, और वनी का मतलब क्या था ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। यहाँ वो किसी एक शख्स की बीवी हरगिज नहीं थी। कोई भी इस पर हाथ साफ कर सकता था, कोई भी इसकी इज्जत लूट सकता था। वो एक शख्स को मजबूरन अपना शोहर मान चुकी थी, क्योंकि इसने एक जायज तलक के साथ इसे कबूल करना था। लेकिन वो किसी और की हवस पूरी करने का सामान नहीं बन सकती थी। वो वहीं जमीन पर बैठी फूट फूट कर रोने लगी। क्या होने वाला था इसके साथ? वाजिद की निगाहें इसे खुद पर चूंटियों की तरह चलती महसूस हो रही थी। इसकी गंदी निगाहें याद करते करते वो बुरी तरह से कांपती दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। वो अपनी इज्जत के मुहाफिज को, अपना महरम को इस बारे में बता तक नहीं सकती थी। इससे बढ़कर एक औरत की और बेबसी क्या होगी? वो बुरी तरह से सर पीटती रोने लगी, जब अचानक इसे बाहर से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, और फिर वाजिद की चीखों पुकार इसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। वो तकरीबन भागते हुए अपना दुपट्टा सर पर लेती बाहर निकली थी। रज्जब को गए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आई थी। सब लोग ही इसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे। ना जाने क्यों तायम्मी को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, जबकि वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान थी। वो ना तो रज्जब के बारे में कुछ सोचती थी और ना ही इसके लिए कोई जज्बात रखती थी, लेकिन वो इसका कजन था, और अगर सब परेशान थे तो इसकी सोच भी इसी तरफ जा जरूर रही थी। पहले 4 दिन तक रज्जब से बात होती रही, लेकिन अब तो इसे राब्ता भी खत्म हो चुका था। रज्जब ऐसा तो नहीं करता था, वो हमेशा घर वालों से राब्ते में रहता था, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं था।
चाहे जो भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी, और इसका मतलब यही है कि मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे इस काम के लिए फोर्स नहीं कर सकती। मैं आपकी डिमांड पूरी कर रही हूँ, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दे रही हूँ। खबरदार, जो आपने मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स किया वो तो हत्ते से ही अकड़ गई थी। दिल तो चाह रहा था कि सामने खड़ी रेशम भाई को कमरे से निकल जाने के लिए कह दे, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं था क्योंकि वो इसी की दी हुई छत के नीचे रहती थी। देखो लड़की, समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ा अमीर ज्यादा है, तुम पर फिदा हुआ पड़ा है। सिर्फ तुम्हारे लिए चौथा चक्कर लगाया है इसने कोठे का, सिर्फ वो सिर्फ तुम्हारे लिए आता है यहाँ। अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत कर दोगी तो क्या कयामत नहीं आ जाएगी। और वो बस यही चाहता है कि तुम आज का मुजरा सिर्फ इसी के सामने करो और सब लोगों के सामने नहीं। और मैं भी कुछ गलत नहीं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारे एक मुजरे की 15 लाख रुपए की रकम दे रहा है। रेशम भाई से समझाते हुए कह रही थी, लेकिन वो कैसे समझती, इनकी बात को वो क्या नहीं जानती थी कि बंद कमरे में एक आदमी के साथ नाचने का क्या मतलब था। वो तुमसे किसी तरह की नाजायज डिमांड नहीं कर रहा, वो सिर्फ तुम्हारा मुजरा देखना चाहता है अकेले में। शायद इसे सबके सामने या सबके बीच में बैठकर ये सब कुछ पसंद नहीं होगा। वो तुम्हारी अहमियत चाहता है, वो चाहता है कि तुम इसके लिए नाचो। इतनी मर्दों के लिए नाचती हो, अगर किसी एक खास के लिए नाच लोगी तो क्या हो जाएगा। सिर्फ एक ही रात की तो बात है, इसे तुम्हारे जिस्म की भूख नहीं है। अरे सिर्फ नाचने की ही तो बात की है इसने। सिर्फ तुम्हारे मुजरे की कीमत अदा करेगा। रेशम भाई से समझाने की कोशिश कर रही थी। रेशम भाई, आप भी हद करती हैं। कोठे पर इसका चौथा चक्कर है और आप कहती हैं इसे जिस्म की भूख नहीं। वो यहाँ किस लिए आया है ये आप भी जानती है और मैं भी। इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ, जाकर इनकार कर दीजिए। वो किसी कीमत पर इसकी बात मानने को तैयार ना थी। बस बहुत हो गया रेशम भाई, इसके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। और वो अमीर ज्यादा, इसे क्या कोई और नजर नहीं आई जो इसके पीछे ही लग गया है। आप कहें तो मैं कोशिश करूं इसे मनाने की। इसकी खास लड़की मीना ने कदा से कहा था तो रेशम भाई ने हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया था। वो इसे कैसे समझाती कि वो तो सिर्फ और सिर्फ परिविश का दीवाना है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिविश के लिए ही आया है। आज के सारे मर्द हजरात को वापस भिजवा दो। आज मुजरा होगा और सिर्फ इसी सैयदजादे के लिए होगा। और परिविश इसके लिए नाचेगी और जरूर नाचेगी। सबके लिए नाचती होना, इस दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर एक दिन सिर्फ एक इंसान के लिए नाचोगी, चाहे जो भी हो, चाहे आज मैं सैयदजादे को यहाँ से मायूस नहीं जाने दूंगी। इसने मुझे पूरे 15 लाख रुपए दिया है सिर्फ तुम्हारे एक मुजरे के लिए। इतने मर्दों को खुश करती हो, आज इसे एक मर्द को खुश करोगी। अगर बंद कमरे में नाचने का मसला है तो बाहर नाचोगी। तुम्हें बंद कमरे में आने से मसला है ना, कोई बात नहीं, यहाँ बाहर नाचो। हम तुम्हें तन्हाई में असर करेंगे। सब लड़कियों को कोठे से बाहर भेज दो, पिछला रास्ता खोल दो। आज इस हाल में सिर्फ परिविश रहेगी। क्या मतलब, आप मुझे हाल में अकेला छोड़कर चली जाएंगी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने कहा था कि आप मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगी। परिविश की आवाज धुंधी हुई थी। वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। इसकी आंखों की तलब कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारा दीदार करने आता है। 15 लाख देकर यह कहना कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने आया है, तुम्हें छूने नहीं, इसके किरदार की मजबूती के गवाह है। इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जब इसने तुम्हें देखा यहाँ इससे पहले कभी यहाँ नहीं देखा गया। जब इसने तुम्हें देखा यहाँ मर्दों में नाचते, तब तुम्हारे दीदार की तरफ में वो यहाँ बार बार आया। वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। आज अपनी रेशम भाई की बात रख लो, मैं जुबान दे चुकी हूँ इसे। मैं तुम्हारे कमरे के बाहर रहूंगी। अगर इसने तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई गलत हरकत की तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा कभी नाचने के लिए भी नहीं कहूंगी। वो इस अंदाज में बोली कि परिविश ने देखकर रह गई थी। वो एक मर्द पर भरोसा कर रही थी, ऐसे मर्द पर जो कोठे पर आता जाता था, जो इसे नाचते देखने के लिए 15 लाख की रकम देने को तैयार था। वो एतबार के लायक न थी। वो पहले भी इसे बेच चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एतबार करने पर मजबूर थी क्योंकि वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, वो इस कोठे पर एक गैर मर्द के साथ अकेले रहने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अगर इस कोठे से रेशम भाई और सारी औरतें पिछली तरफ चली गई तो वहां तो शायद इसके चीखने चिल्लाने की आवाज भी नहीं जाएगी। मुझे मंजूर है। ना जाने इसने कैसे खुद को राजी किया था। जबकि रेशम भाई मुस्कुराकर इसका चांद चेहरा देखती इसके चेहरे पर पर्दा डाल रही थी। असीर भागते हुए बाहर पहुंची थी जब शाबिर को अपने हाथ में चाबुक उठाए बुरी तरह से वाजिद की चमड़ी उधेड़ते हुए देखा था। शाह साईं, मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आइंदा निगाह उठाकर बीबी की तरफ नहीं देखूंगा। देखने के लिए तेरी आंखें भी नहीं होनी चाहिए हरामजा, क्योंकि मैं तुझसे तेरी आंखें ही छीन लूंगा। आज के बाद तू इन आंखों से किसी को भी इस निगाह से नहीं देख पाएगा। तुझे सजा मिलेगी क्योंकि शाह किसी को माफ नहीं करता। तूने शावीर शाह की बीवी को देखने का गुनाह किया है और उससे भी बड़ा गुनाह गंदी निगाह से देखने का किया है। शकीला, क्या तुमने इसे बताया नहीं था कि शावीर शाह की बीवी के इस हवेली के अंदर मौजूद होते हुए किसी भी मुलाजिम को हवेली के देरो दीवार पार करना मना है? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि किसी भी मर्द को हवेली के अंदर ना देखूं? वो दहाड़ा था जबकि शकीला कांपते हुए हाथ जोड़ रही थी। साईं, मैंने बताया था इसको, लेकिन ये फिर भी अंदर आ गया। मैंने बताया था कि जब से शाह साईं की बीवी हवेली के अंदर आई है, किसी भी मर्द को हवेली के अंदर आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपको गवारा नहीं कि कोई भी आपकी बीवी की तरफ देखे, चाहे वो हवेली का मुलाजिम ही क्यों ना हो। मैं तो अपना 8 साल का बच्चा हवेली से बाहर छोड़कर आती हूँ कि आपकी बीवी पर इसकी नजर ना पड़े। शकीला कांपते हुए बोली थी, जबकि शकीला की बात सुनने के बाद इसने फिर से अपने चाबुक को उठाते हुए जोरदार जरब लगाई थी, जिस पर वो चिल्ला जमीन पर दोहरा होने लगा था। इसकी दर्दनाक चीखें असीर को मजीद डरा रही थी। इसका दिल बस सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आने को था। वो इसे मारे जा रहा था, इतनी दरिंदगी से इंतहा नहीं। अगर वो इस दरिंदगी से मारता तो यकीनन वो एक ही दिन में मर जाती। इसकी हिमानियत सिर्फ इस तक महदूद नहीं थी, वह हर इंसान के लिए हेमान ही था। ना जाने क्यों इसकी दरिंदगी के आगे वाजिद इसे बेगुनाह लग रहा था। फेंक दो इसे थाने में, कह दो शाबीर शाह की हवेली से चोरी करते हुए पकड़ा गया है और जब तक ये चोरी की रकम अदा न करे तब तक
اس کو رہائی نہیں ملنی چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ بھی کہہ دینا کہ اس کے جسم پر نشان شابیر شاہ کے تحفے ہیں، یہ من نہیں پڑنے چاہیے ورنہ اس مہینے کا چائے پانی بھول جائیں۔ اس نے ملازم کو اندر بلا کر حکم جاری کیا جو فوراً ہی اس کی بات پر عمل کرتا واجد کے بے جان وجود کو زندگی سے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ جبکہ اس کے جاتے ہی اس نے اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی تھی جہاں پلر کے پیچھے کھڑی وہ تھر تھر کانپنے پر مصروف تھی۔ شابیر شاہ نے اپنے بھاری قدم اوپر کی طرف بڑھائے، یقیناً وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ بھاری قدم اوپر کی طرف بڑھائے تھے، یقیناً وہ اس کے قریب آ رہا تھا، یعنی کہ اب اس کی باری تھی۔ وہ اسے بھی اس کی زندگی سے مارنے والا تھا۔ کیا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا تھا؟ کیا آج اس کی زندگی کا آخری دن تھا؟ اسے لگا اس کے قدم زمین کے ساتھ جڑ گئے ہوں۔ وہ اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس کا ڈر اس پر اتنا حاوی تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ یہ بھیگے ہوئے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں تم نے؟ وہ اس کے قریب آتا اسے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ جو آنکھیں سختی سے بند کیے اسے اپنے قریب محسوس کر رہی تھی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے بے انتہا قریب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کی گرم سانسیں سے اپنے چہرے پر ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میں کپڑے، وہ کوشش کے باوجود بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کے جسم کی لرزراہٹ کو محسوس کر رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ کوشش اچھی ہے، کافی چالاک ہو تم۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اس طرح سے بھیگے کپڑے پہن کر باہر میں تپتے لگو گی تو مجھے تم پر ترس آ جائے گا یا تمہیں میری قربت سے رہائی مل جائے گی تو غلط لگتا ہے تمہیں۔ مجھ سے دور جانے کا کوئی بہانہ بنایا تو ہر بار سے زیادہ زندگی سے ہوگی تم۔ اپنی یہ چالاکیاں مجھے خوش کرنے میں صرف کرو تو ہو سکتا ہے تم سے جلدی دل بھر جائے میرا اور تمہیں فارغ کر کے اس حویلی سے باہر پھینک دوں۔ لیکن یہ جو معصومیت دکھا دکھا کر تم خود کو مظلوم ثابت کرتی ہو نا، مجھے تمہاری معصومیت پر رحم نہیں آتا، بلکہ تمہیں اپنی باہوں میں تڑپتے دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ جاؤ جا کر کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنو، اپنی حالت سدھارو۔ آج کے بعد شام 5 بجے کے بعد تم مجھے حویلی کے باہر نظر نہ آؤ۔ شام 5 بجے کے بعد تم اچھے سے سج دج کر کمرے میں میرے بستر پر میرا انتظار کرو گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بولا تو اس نے نگاہیں جھکا لی تھی، جبکہ وہ ایک جھٹکے میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ میری بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے ہاتھ میں ضرورت سے زیادہ سختی تھی۔ اسیر کے جسم پر ایک بار پھر سے کمکماہٹ طاری ہونے لگی۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھی بات ہے، آپ جاؤ اپنی حالت سدھارو، آ رہا ہوں میں تھوڑی دیر میں۔ وہ اسے کمرے کی طرف دھکیلتے خود سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا تھا تو وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتی الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اسے ملازموں کے کپڑے پہنتے دیکھ کر اگلے ہی دن اس نے پاکستان کے ہر بڑے برانڈ سے اس کے لیے بہترین سے بہترین کپڑے آرڈر کیے تھے۔ اس کی پوری الماری اسیر کے کپڑوں سے بھر چکی تھی، یہاں تک کہ اس کی ضرورت کا ہر سامان اس الماری میں موجود تھا جسے اس کے ایک حکم پر اس نے استعمال کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اور اس کے آنے سے پہلے وہ اپنی حالت بہتر کرتی کمرے میں ہی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔